तो हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो उसमें पहला फैक्टर है, मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आयन के फॉर्मेशन की, मतलब केटायन फॉर्मेशन की। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, एफिनिटी मतलब एफिन एफिन वर्ड से बना है, ठीक है, अफेबल। तो उसी तरह नेक्स्ट फैक्टर है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है, तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द लैटिस एनर्जी इज बेसिकली द क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्विजिट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, रिक्विजिट। ठीक है, तो इसको हम लिख के देख लेते हैं पहले। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन requisite number of ions combines। ठीक है, द एनर्जी रिलीज बाय रिक्विजिट नंबर ऑफ आयन्स। ठीक है, तो आयन्स का मतलब क्या हुआ, कैटायन एंड एनाइन। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन और एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज आयन। सो आयन्स कंबाइन टू फॉर्म वन मोल of an ionic compound. It is called lattice एनर्जी। तो इट्स वेरी सिंपल कि क्या है कि जब भी मतलब रिक्विजिट नंबर का मतलब है कि कोई आयनिक कंपाउंड बनना है उसके लिए कितने केटाइन और एनाइन रिक्वायर्ड है। तो रिक्विजिट नंबर ऑफ, ये लिखा देखो, रिक्विजिट नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन जब कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ए प्लस बी, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बोला केटाइन और एनाइन है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये कंबाइन करके क्या बनाया इन्होंने, एक आयनिक कंपाउंड बनाया, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव का। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है, इसको याद रखना है हमेशा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई। तो हायर द मतलब अब देखो जी मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में तभी होता है जब देयर इज क्या होता है, एनर्जी मिनिमा होता है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। एनर्जी मिनिमा कब होगा, जब ये कंबाइन करेंगे तो इस कंपाउंड की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो आपको अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जैसे याद हो, एनर्जी कैन रिलेट कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये एनर्जी रिलीज हो गई, तो जितनी ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी यहाँ आप लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए, ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा लैटिस ये आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, तो फैक्टर कौन से जिनके ऊपर डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी, तो ये फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है, फैक्टर्स क्या है, फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पे साइज ऑफ आयन, दूसरा है चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, तो साइज ऑफ द आयन एंड चार्ज ऑफ द आयन। ठीक है, तो क्योंकि हमने पढ़ा है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ये जो फर्स्ट लॉ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। शायद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ये,
तो आपने देख लेना ये किसका फर्स्ट लॉ है ना। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, कोई भी चार्ज अगर बॉडीज़ हैं, अब आपको पता ही है हमेशा एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये दोनों चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज है, दो आयन पास आएंगे। अब आयन हमने बोला है केटायन है एक एनायन है, ये देखो एक भी चार्ज है दूसरा भी चार्ज है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ जो बोलता है, ये क्या बोलता है कि दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया, ठीक है। देख लेना है न्यूटन फर्स्ट लॉ है शायद, मेरे को ऐसा ध्यान है, ठीक है। तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने यहाँ पे कैलकुलेट के लिए कर लिया। तो मैक्सिमम टाइम आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं वही यूज़ होते हैं, जैसे ये लैटिस एनर्जी आपने पढ़ ली, यहाँ आगे आपको बार बार ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता रहेगा। तो इसके बोलने का मतलब दस द हाइयर द साइज ऑफ आयन द ग्रेटर इज द हाइयर द चार्ज ऑफ द आयन। तो चार्ज आयन के ऊपर जितना ज़्यादा होगा देखो उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लार्ज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो ये है। और दूसरा है साइज, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट जब चार्ज की कंसेप्ट, क्योंकि अब चार्ज स्पीशीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव करना पड़ेगा, ऐसे जैसे ये केटाइन बनाया हमने आयनाइजेशन एनर्जी में देखा था, या हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी पड़ेगी। तो हम बहुत ज़्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाते हैं, जैसे हम यहाँ ए पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 5, वो बड़ी रेयर होता है, कोई कोई आयन होता है, या बी की नेगेटिव यहाँ यूनी नेगेटिव है ये, तो इसको 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव कर दें, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है ये डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइज ऑफ द आयन, ठीक है। तो डिस्टेंस का कैसे पता चलता है, जैसे ये दो आयन्स यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, चार्ज है, ठीक है, क्योंकि चार्ज के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है। तो दूसरा फैक्टर जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी मोर एंड फोर्स मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस वाइल इन केस ऑफ स्मॉल साइन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज लेस, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर। तो बोलने का मतलब है कि ये आयन जितना बड़ा हो जाएगा उतना ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और इसकी जगह अगर बड़ा आयन होगा तो ऑब्वियसली ये आयन्स दूर दूर हो गए, एक यहाँ पे हो जाएगा दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए डाटा भी दिया होता है सभी बुक्स में, लैटिस एनर्जी डिफरेंट आयन्स के आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो सोडियम ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम आयोडाइड बनाता है, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक सोडियम तो कॉमन है, ठीक है। तो सोडियम पॉजिटिव का साइज हमेशा सेम रहेगा, पर और जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है जैसे फ्लोरीन है, देखो फ्लोराइड है ना, क्लोराइड है, आयोडाइड है या ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे चार्ज इनके ऊपर भी यूनी नेगेटिव है, 1 नेगेटिव 1 है, पर चीज़ क्या वेरी कर रही है, इनका साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 17 है, 35 है, उसके बाद ब्रोमाइड है, ठीक है। तो ये साइज इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काउंट होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बोलने का मतलब है कि सोडियम के साथ जो फ्लोराइड का है उसमें क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो यहाँ पे कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो सोडियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है दैट इज़ -894.5 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो है माइनस, बोलने का मतलब इसकी नहीं, इस कंपाउंड की, सोडियम क्लोराइड की, मतलब इसकी है, मैं तो आयन की बात कर रहा हूँ, पर ये कंपाउंड जब बना और ये कंपाउंड जब बना तो इसकी लैटिस एनर्जी इतनी है, सोडियम क्लोराइड की कितनी है, थोड़ी सी कम है, दैट इज -774.0। उसके बाद सोडियम आयोडाइड की लैटिस एनर्जी है दैट इज़ -7.48, ठीक है। तो अब मतलब आपको डाटा क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ फैक्टर पता होने चाहिए कि कौन से फैक्टर लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो फैक्टर किस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपके पास मान लो डाटा दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस ट्रेंड, ठीक है, एक्सप्लेन दिस ट्रेंड इन केस ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, तो आप यहाँ से एक्सप्लेन करोगे इसको, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे यहाँ पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्टर आ गया, एक क्या आ गया, लैटिस एनर्जी। तो ये आपको एग्ज़ाम में भी आता है यहाँ से कि रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो
उसके बाद क्या है नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी, मतलब किस तरह से हमने एक्सप्लेन की है कि साइज ऑफ द आयन पे, चार्ज ऑफ द आयन पे, और तीसरा ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, यहाँ नई चीज़ आ गई, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल पे भी डिपेंड करती है पैकिंग। तो कैलकुलेशन किस तरह से करनी है इसकी, तो इसके लिए आपने ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। लैटिस एनर्जी का फैक्टर। तो इसके बाद है बॉर्न लैंड्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन से न्यूमेरिकल आते हैं हमें, तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया एनर्जी कंसीडरेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। तो एनर्जी कंसीडरेशन में सिर्फ इतना ही आएगा कि क्या होती है आयनिक, ये कि कैसे वेरी करती है, क्यों, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।